शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में, जहां कारों की आवाज और लोगों की हलचल एक शहरी संगीत बनाती थी, रमेश नाम का एक 40 साल का आदमी रहता था। उसकी जिंदगी में कुछ साल पहले एक बड़ा बदलाव आया था। रमेश एक सफल व्यापारी था, लेकिन कुछ गलत निवेश और एक दर्दनाक तलाक के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब वह अपनी 10 साल की बेटी प्रिया के साथ सड़कों पर रहता था। प्रिया एक समझदार और प्यारी लड़की थी, जो रमेश के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र वजह थी। मुश्किलों के बावजूद रमेश प्रिया को बेहतर जीवन देने की कोशिश करता था। हर दिन वह शहर में छोटे मोटे काम और भीख मांगने के लिए घूमता था, इस उम्मीद में कि अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य दे सकेगा। प्रिया अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व थी और अपनी परिस्थिति का सामना हमेशा मुस्कुराहट के साथ करती थी। एक शरद ऋतु की शाम को, जब रमेश और प्रिया मालाबार हिल्स के एक शानदार इलाके में घूम रहे थे, उन्हें एक महंगे रेस्तरां से शोर सुनाई दिया। एक बुजुर्ग महिला को 2 वेटरों द्वारा बाहर निकाला जा रहा था। यह बेहद शर्मनाक है, वह बुजुर्ग महिला गुस्से से चिल्ला रही थी। मैं दशकों से इस रेस्तरां की ग्राहक रही हूं। आप मुझे इस तरह से नहीं निकाल सकते, सिर्फ इसीलिए कि मैं अपना पर्स भूल गई। रमेश ने दया से प्रेरित होकर हस्तक्षेप किया। माफ कीजिए, उसने वेटरों से कहा। क्या समस्या है? एक वेटर ने शर्मिंदगी से बताया कि महिला अपना बिल नहीं चुका पा रही थी। रमेश ने बिना सोचे समझे अपनी जेब से उस दिन कमाए गए कुछ नोट निकाले और कहा, मैं इस महिला का बिल चुका दूंगा। वेटर और बुजुर्ग महिला दोनों आश्चर्यचकित थे। प्रिया ने अपने पिता की कमीज खींची और फुसफुसाई, पापा, क्या आप सुनिश्चित हैं? यह हमारे पास जो कुछ भी है वह सब है। रमेश ने अपनी बेटी को मुस्कुराकर देखा और सिर हिलाया। कभी कभी प्रिया, हमें सही काम करना चाहिए, भले ही वह आसान ना हो। बुजुर्ग महिला, जो खुद को श्रीमती शर्मा के रूप में पेश करती है, इस इशारे से भावुक हो गई। युवा आदमी, आपकी दयालुता ने मुझे शब्दहीन कर दिया है। कृपया मुझे आपको और आपकी प्यारी बेटी को चाय पर आमंत्रित करने की अनुमति दें। यह कम से कम मैं आपको धन्यवाद देने के लिए कर सकती हूं। रमेश ने एक पल के लिए संदेह किया, लेकिन श्रीमती शर्मा की आंखों में गर्मजोशी और प्रिया की उम्मीद भरी नजर ने उसे मना लिया। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और साथ में मालाबार हिल्स के केंद्र में श्रीमती शर्मा के बंगले की ओर चल पड़े। श्रीमती शर्मा का निवास एक प्रभावशाली पुराना बंगला था, जिसमें एक हरा भरा बगीचा और एक शानदार इमारत थी, जो अतीत के शानदार दिनों की याद दिलाती थी। जब वे शानदार बैठक में चाय पी रहे थे, श्रीमती शर्मा ने अपने यात्रा और साहसिक कार्यों से भरे जीवन की कहानियां साझा की। प्रिया मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, उसकी आंखें हर कहानी पर चमक रही थीं। अचानक बैठक का दरवाजा खुला और एक 35 वर्षीय युवक डॉक्टर का कोट पहने अंदर आया। दादी, आप ठीक तो हैं? मुझे रेस्तरां से फोन आया था। और वह रमेश और प्रिया को देखकर रुक गया। श्रीमती शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आदित्य, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हें अपने उद्धारकों से मिलवाती हूं। ये रमेश हैं और ये उनकी प्यारी बेटी प्रिया। आदित्य, श्रीमती शर्मा का पोता, रेस्तरां में हुई घटना के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने रमेश को कृतज्ञता और जिज्ञासा के साथ देखा। मैं नहीं जानता कि मैं आपको दादी के लिए जो आपने किया उसके लिए कैसे धन्यवाद दूं, उसने ईमानदारी से कहा। रमेश इतने ध्यान से असहज होकर मामले को कम महत्व देने की कोशिश की। कोई भी यही करता, उसने बुदबुदाया, लेकिन आदित्य इसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। नहीं नहीं, हर का ओई नहीं, जो आपने किया वह असाधारण है, खासकर अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए। एक अजीब सा मौन छा गया। प्रिया तनाव महसूस करके हस्तक्षेप की। डॉक्टर आदित्य सही हैं पापा, आप असाधारण हैं। बच्ची के शब्दों ने तनाव को तोड़ दिया और सभी हंस पड़े। आदित्य प्रिया की परिपक्वता से प्रभावित होकर उसकी पढ़ाई और सपनों के बारे में पूछने लगा। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि लड़की को चिकित्सा में गहरी रुचि थी। तुम जानती हो, मैं स्कूलों में बुनियादी स्वास्थ्य के बारे में कुछ व्याख्यान दे रहा हूं, आदित्य ने कहा। अगर तुम्हारे पिता की अनुमति हो तो क्या तुम एक में भाग लेना चाहोगी? प्रिया की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने अपने पिता की ओर याचना भरी नजरों से देखा। रमेश हालांकि संदेह में था,
अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर मना नहीं कर सका। मुझे लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उसने स्वीकार किया। इस तरह जो एक निस्वार्थ दया का कार्य था, वह एक अप्रत्याशित दोस्ती की शुरुआत बन गया। रमेश और प्रिया नियमित रूप से श्रीमती शर्मा और आदित्य से मिलने लगे। उनमें न केवल समर्थन बल्कि एक ऐसा संबंध भी पाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, आदित्य रमेश से और भी ज्यादा प्रभावित होता गया। रमेश की गरिमा, जिससे वह अपनी परिस्थिति का सामना करता था, अपनी बेटी के प्रति उसकी भक्ति, ये सब आदित्य के दिल को छू गया। रमेश ने भी आदित्य में न केवल एक प्रतिभाशाली डॉक्टर बल्कि एक दयालु और पूर्वाग्रह रहित इंसान पाया। एक दिन जब प्रिया आदित्य के एक व्याख्यान में थी, रमेश और श्रीमती शर्मा बगीचे में बात कर रहे थे। बुजुर्ग महिला ने, जिसमें केवल वर्षों से आने वाली बुद्धि थी, रमेश को देखा और कहा, तुम जानते हो युवा, जीवन कभी कभी हमें ऐसी परीक्षाएं देता है जो असंभव लगती हैं, लेकिन यही परीक्षाएं हमारी सच्ची ताकत को उजागर करती हैं। रमेश श्रीमती शर्मा के शब्दों से भावुक होकर महसूस किया कि बहुत लंबे समय के बाद पहली बार वह अभिरक्षा कम कर सकता है। भरी हुई आवाज में उसने अपनी कहानी साझा की, कैसे उसने सब कुछ खो दिया, कैसे उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और बची हुई संपत्ति लेकर चली गई, उसे केवल प्रिया के साथ अकेला छोड़ दिया। श्रीमती शर्मा ने चुपचाप सुना, उनकी आंखों में करुणा थी। जब रमेश समाप्त कर चुका तो उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे प्यारे रमेश, तुमने ऐसे तूफानों का सामना किया है जिन्होंने कई लोगों को डुबो दिया होता, लेकिन तुम यहां हो, हर दिन अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हो। यह एक ऐसी आंतरिक शक्ति के बारे में बताता है जो कुछ ही लोगों के पास होती है। इस बीच आदित्य के व्याख्यान में प्रिया हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। उसका तेज दिमाग ऐसे सवाल पूछ रहा था जो बड़े छात्रों को भी आश्चर्यचकित कर रहे थे। आदित्य बच्ची की बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से प्रभावित होकर खुद को प्रिया और रमेश की परिस्थितियों के कारण बर्बाद हो रही प्रतिभा के बारे में सोचते हुए पाया। व्याख्यान के अंत में जब वे रमेश के आने का इंतजार कर रहे थे, आदित्य ने एक निर्णय लिया। प्रिया, उसने कहा, क्या तुम अधिक बार आना चाहोगी? मैं तुम्हें विज्ञान की कुछ निजी कक्षाएं दे सकता हूं। बच्ची लगभग खुशी से उछल पड़ी, लेकिन फिर उसका चेहरा उदास हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा डॉक्टर आदित्य, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इसके लिए भुगतान कर पाएंगे। आदित्य ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। इसकी चिंता मत करो, इसे एक विनिमय समझो। तुम मुझे मेरे व्याख्यान तैयार करने में मदद करोगी और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कैसा लगता है? जब रमेश आया और प्रिया ने उसे आदित्य के प्रस्ताव के बारे में बताया तो वह इतनी उदारता से अभिभूत हो गया। उसने इनकार करना चाहा, उसका अभिमान आवश्यकता से लड़ रहा था, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आशा देखकर वह इनकार नहीं कर सका। इस तरह अनजाने में एक ऐसे संबंधों का जाल बुना जा रहा था जो सभी के जीवन को बदल देगा। रमेश और प्रिया ने न केवल दोस्त बल्कि एक चुनी हुई परिवार भी पाया था, और हालांकि आगे का रास्ता अभी भी चुनौतियों से भरा था, पहली बार बहुत लंबे समय में उनके क्षितिज पर आशा की एक किरण थी। उनमें से कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह नया संबंध आने वाले महीनों में कैसे परखा जाएगा और कैसे दया का एक कार्य प्रेम, वफादारी और क्षमा की सीमाओं की परीक्षा लेने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देगा। महीने बीत गए और रमेश, प्रिया, श्रीमती शर्मा और आदित्य के बीच दोस्ती मजबूत होती गई। कभी कभार की मुलाकातें एक नियमित दिनचर्या बे गईं और मालाबार हिल्स का बंगला रमेश और उसकी बेटी के लिए एक दूसरा घर बन गया। आदित्य अपने वादे के अनुसार प्रिया को निजी कक्षाएं देने लगा। हर दिन इस बात से चकित होता कि बच्ची कितनी तेजी से ज्ञान को अवशोषित कर रही थी। रमेश ने श्रीमती शर्मा में एक विश्वासपात्र और मार्गदर्शक पाया। बुजुर्ग महिला की बुद्धि और उनका अटूट आशावाद उसकी घायल आत्मा के लिए मरहम का काम करता था। धीरे धीरे रमेश अपने आत्मविश्वास और भविष्य में विश्वास को फिर से हासिल करने लगा। एक दिन जब वह श्रीमती शर्मा के बगीचे में मदद कर रहा था, रमेश ने एक विचार साझा करने की हिम्मत की जो उसके दिमाग में घूम रहा था। श्रीमती शर्मा, उसने हिचकिचाते हुए शुरू किया, मैं सोच रहा था, क्या आपको लगता है कि यह पागलपन होगा अगर मैं फिर से शुरुआत करने की कोशिश करूं? आप जानती हैं, व्यवसाय में
बुजुर्ग महिला ने अपना पानी का स्प्रिंकलर रख दिया और रमेश को एक गर्म मुस्कान के साथ देखा। प्रिय, अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करना कभी पागलपन नहीं होता। मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या है। रमेश ने उसे मोहल्ले में बिक्री के लिए एक छोटी किराने की दुकान के बारे में बताया। मालिक, एक बुजुर्ग आदमी जो रमेश को उसके सड़क के दिनों से जानता था, ने उसे बहुत कम कीमत पर और आसान भुगतान शर्तों के साथ दुकान बेचने की पेशकश की थी। यह एक अनोखा अवसर है, रमेश ने कहा, लेकिन मुझे डर है अगर मैं फिर से असफल हो गए तो मैं प्रिया के भविष्य को जोखिम में नहीं डाल सकता। श्रीमती शर्मा ने रमेश के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। डर स्वाभाविक है रमेश, लेकिन याद रखो, वास्तविक असफलता गिरने में नहीं है बल्कि उठने में असफल होने में है। और तुमने, मेरे प्यारे दोस्त, बार बार अपने उठने की क्षमता दिखाई है। श्रीमती शर्मा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर रमेश ने कदम उठाने का फैसला किया। आदित्य की मदद से, जिसने प्रारंभिक भुगतान के लिए पैसे उधार दिए, रमेश का कोना का गर्वित मालिक बन गया। एक छोटी लेकिन आरामदायक किराने की दुकान। शुरुआती महीने मुश्किल थे। रमेश सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करता था, व्यवसाय की बारीकियों को सीखते हुए। प्रिया हमेशा मदद करने के लिए तैयार, स्कूल के बाद कैश रजिस्टर संभालती थी। आदित्य और श्रीमती शर्मा प्रिया की देखभाल करने के लिए आते थे जब रमेश को डिलीवरी करने या आपूर्तिकर्ताओं से बातचीत करने जाना पड़ता था। धीरे धीरे रमेश का कोना ग्राहक आकर्षित करने लगा। रमेश की दयालुता और व्यवसाय में ईमानदारी ने उसे मोहल्ले का विश्वास जीत लिया। जल्द ही दुकान पड़ोसियों के लिए एक मिलन स्थल बन गई, जो न केवल ताजा उत्पादों बल्कि रमेश और प्रिया के गर्म स्वागत की सराहना करते थे। एक दिन जब रमेश इन्वेंट्री व्यवस्थित कर रहा था, उसने सड़क से एक चीख सुनी। वह दौड़कर बाहर गया और देखा कि प्रिया जमीन पर थी, दर्द से अपनी बांह पकड़े हुए। वह दोस्तों के साथ खेलते हुए गिर गई थी और फुटपाथ पर गिर पड़ी थी। रमेश घबराहट में तुरंत आदित्य को फोन किया। युवा डॉक्टर मिनटों में पहुंच गया, प्रिया की जांच की और निर्धारित किया कि उसे तत्काल एक्स-रे की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे आदित्य उन्हें अपने अस्पताल ले गया। जब वे परिणामों का इंतजार कर रहे थे, रमेश खुद को दोष देने से नहीं रोक सका। मुझे और सावधान रहना चाहिए था, वह विलाप कर रहा था। अगर मैं दुकान में इतना व्यस्त न होता। आदित्य ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। दुर्घटनाएं हुई हैं दोस्त, अपने आप को दोष मत दो। महत्वपूर्ण यह है कि हम यहां हैं और प्रिया को वह देखभाल मिल रही है जिसकी उसे जरूरत है। अंत में निदान आया। प्रिया की बांह में फ्रैक्चर था, जिसके लिए एक छोटी सर्जरी की आवश्यकता थी। रमेश सर्जरी शब्द सुनकर पीला पड़ गया, लेकिन आदित्य ने उसे प्रक्रिया के बारे में समझाकर शांत किया। मैं खुद ऑपरेशन करूंगा, आदित्य ने आश्वासन दिया। मैं वादा करता हूं कि मैं प्रिया की देखभाल ऐसे करूंगा जैसे वह मेरी अपनी बेटी हो। सर्जरी सफल रही और प्रिया जल्दी ठीक हो गई। अस्पताल में रहने के दौरान बच्ची नर्सों की पसंदीदा बन गई, जो उसकी बुद्धिमत्ता और मिठास से मोहित हो गई। प्रतिकूलता में भी प्रिया मुस्कुराने के कारण ढूंढ लेती थी, अपने आसपास के सभी लोगों को अपने आशावाद से संक्रमित करती थी। यह घटना दोनों परिवारों के बीच बंधन को और मजबूत कर गई। रमेश ने एहसास किया कि कठिनाइयों के बावजूद वह अब अकेला नहीं था। उसके पास एक सहायता नेटवर्क था, ऐसे लोग जो उसकी और प्रिया की परवाह करते थे, जो मुश्किल समय में मदद करने के लिए तैयार थे। एक शाम जब प्रिया अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर आराम कर रही थी, श्रीमती शर्मा पुरानी चिकित्सा पुस्तकों से भरे एक बॉक्स के साथ आईं। मैंने सोचा कि हमारी छोटी डॉक्टर इन मेकिंग को ठीक होने के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चाहिए होगा, उन्होंने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा। प्रिया की आंखें किताबें देखकर चमक उठीं। अपने हाथ में प्लास्टर के बावजूद वह उत्साह से पन्ने पलटने लगी। ये अद्भुत हैं दादी, उसने कहा। रमेश इस दृश्य को देख रहा था, कृतज्ञता और भावुकता के मिश्रण के साथ। अपनी बेटी को इतना खुश देखना, उन लोगों से घिरा हुआ जो उससे प्यार करते थे, उसके दिल को ऐसी खुशी से भर दिया जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की थी। जब प्रिया किताबों में डूब गई, श्रीमती शर्मा रमेश के पास छोटे से लिविंग रूम में बैठ गईं। कैसा महसूस कर रहे हो प्रिय? उन्होंने नरमी से पूछा। रमेश ने एक लंबी सांस ली। मैं अभिभूत हूं, उसने स्वीकार किया। कृतज्ञ,
लेकिन अभिभूत। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या मैं इस सारी दयालुता का हकदार हूं। श्रीमती शर्मा ने दृढ़ता से उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश, दयालुता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके आप हकदार हो या ना हो। यह कुछ ऐसा है जो स्वतंत्र रूप से दिया जाता है, और तुमने, मेरे प्यारे दोस्त, जितना प्राप्त किया है उससे कहीं अधिक दिया है। ये शब्द रमेश के दिल में गहराई से उतर गए। पहली बार वर्षों में उसने महसूस किया कि शायद, बस शायद, चीजें वाकई में बेहतर हो सकती हैं। समय बीतता गया और हफ्ते महीनों में बदल गए। रमेश की दुकान फल फूल रही थी। प्रिया पूरी तरह से ठीक हो गई और अपनी पढ़ाई में नए जोश के साथ लग गई। दोनों परिवारों के बीच दोस्ती अटूट हो गई। हालांकि नियति ने इस एकजुट समूह के लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। एक वसंत की शाम, जब रमेश दुकान बंद कर रहा था, उसे आदित्य का फोन आया। युवा डॉक्टर की आवाज फोन के दूसरी तरफ कांप रही थी। रमेश, आदित्य ने तनावपूर्ण स्वर में कहा, यह दादी उनका एक दुर्घटना हुई है। रमेश के लिए लगा जैसे दुनिया थम गई हो। बिना सोचे समझे उसने दुकान बंद की और प्रिया के साथ अस्पताल की ओर भागा। वहां पहुंचकर उन्होंने आदित्य को प्रतीक्षा कक्ष में पाया। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल थीं। एक शराबी ड्राइवर, आदित्य ने शुरू किया। उसकी आवाज टूट रही थी। वह सड़क पार कर रही थी और रमेश ने अपने दोस्त को गले लगा लिया, वही सांत्वना देते हुए जो उसे कभी मिली थी। प्रिया अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता दिखाते हुए आदित्य का हाथ पकड़ा और दृढ़ता सस कहा, दादी मजबूत हैं, वह ठीक हो जाएंगी। घंटे धीरे धीरे बीते। आदित्य अपने व्यक्तिगत संबंध के कारण अपनी दादी के इलाज में भाग नहीं ले सकता था। प्रतीक्षा कक्ष में टहलता रहा, निराशा और हताशा के बीच झूलता हुआ। अंत में, जो एक अनंत काल लगा, एक डॉक्टर उनसे बात करने के लिए बाहर आया। श्रीमती शर्मा सर्जरी से बच गई थीं, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक थी। अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण होंगे। अगले दिनों में रमेश और प्रिया लगभग अस्पताल में ही रह रहे थे। वे आदित्य के साथ रहने की बारी बारी से लेते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह खाए और थोड़ा आराम करे, भले ही वह कुछ ही क्षणों के लिए हो। दुकान एक भरोसेमंद पड़ोसी के हवाले कर दी गई थी, क्योंकि रमेश जानता था कि उसकी जगह उस परिवार के साथ थी जिसने उसे अपने सबसे अंधेरे क्षणों में अपनाया था। इन लंबी रातों की जागरण के दौरान रमेश और आदित्य ने अपनी दोस्ती को और गहरा किया। उन्होंने अपने जीवन की कहानियां साझा की, अपने सबसे गहरे डर और सबसे प्रिय सपने। आदित्य ने बात की कि कैसे वह डॉक्टर होने के दबाव को महसूस करता था, कैसे वह कभी कभी संदेह करता था कि क्या वह अपनी दादी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। रमेश ने अपने भविष्य के डर के बारे में बात की, प्रिया को वह जीवन देने की इच्छा जो वह डिजर्व करती थी, और फिर से असफल होने का डर। एक रात जब प्रिया एक कुर्सी पर सो रही थी, आदित्य ने रमेश को भावना से भरी आंखों से देखा। तुम जानते हो, उसने शुरू किया, जब मैंने तुम्हें पहली बार दादी के घर देखा था, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक बदकिस्मत आदमी हो, लेकिन अब मैं जानता हूं कि तुम सबसे मजबूत और बहादुर आदमियों में से एक हो जिन्हें मैंने कभी जाना है। रमेश इस घोषणा से चौंक गया, नहीं जानता था कि क्या कहे। आदित्य जारी रखा, तुमने ऐसी मुसीबतों का सामना किया है जो कई लोगों को तोड़ देती, और फिर भी तुम यहां हो, हम सभी के लिए ताकत का एक स्तंभ बने हुए हो। धन्यवाद। तो पहली बात जो उन्होंने की वह मुस्कुराना और कहना था, अरे लगता है मैंने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। श्रीमती शर्मा की रिकवरी धीमी लेकिन लगातार थी। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच की गतिशीलता और भी मजबूत हुई। रमेश और प्रिया बुजुर्ग महिला की देखभाल करने के लिए बारी बारी से आते थे, उन्हें उनकी पसंदीदा किताबें पढ़कर सुनाते और मोहल्ले की गपशप से अवगत कराते। एक दिन जब रमेश श्रीमती शर्मा को अस्पताल के बगीचे में टहलने में मदद कर रहा था, बुजुर्ग महिला रुक गई और उसे गंभीरता से देखा। रमेश, उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम कुछ जानो। जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो, तुमने एक ऐसी रोशनी लाई है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि हमें कितनी जरूरत थी। तुम और प्रिया वह परिवार हो जो मैंने हमेशा आदित्य के लिए चाहा था। रमेश भावुक होकर बोलने की कोशिश की, लेकिन श्रीमती शर्मा ने उसे रोक दिया। मुझे खत्म करने दो प्रिय, उन्होंने कहा। जीवन अप्रत्याशित है, जैसा कि हमने अच्छी तरह से देखा है, लेकिन एक बात जिसके बारे में मैं निश्चित हूं
वह यह है कि जो भी हो, तुम्हारा हमारे साथ हमेशा एक घर होगा। ये शब्द उनके बीच एक मौन संधि को मुहर लगा दिए। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे परिवार थे। एक परिवार जो खून से नहीं बल्कि प्यार, वफादारी और आपसी करुणा से बना था। जैसे जैसे श्रीमती शर्मा ठीक होती गईं, जीवन सभी पर मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता था। रमेश की दुकान फल फूल रही थी। प्रिया अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही थी और चिकित्सा के प्रति उसका जुनून दिन ब दिन बढ़ रहा था। आदित्य ने अपने काम में एक नया उद्देश्य पाया, अपनी दादी की लचीलेपन और रमेश के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर। हालांकि नियति ने इस असामान्य परिवार के लिए और भी परीक्षाएं रखी थीं, ऐसी परीक्षाएं जो उनके बनाए गए बंधनों को परखेंगी और उनके अपने और अपने प्रियजनों के बारे में असहज सत्यों का सामना करने के लिए मजबूर करेंगी। समय बीतता गया और जीवन ने रमेश, प्रिया, आदित्य और श्रीमती शर्मा के लिए एक सुखद संतुलन पा लिया था। रमेश की दुकान एक समृद्ध व्यवसाय बन गई थी, प्रिया स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही थी और आदित्य के साथ अस्पताल में चिकित्सा के बारे में सीखने में अधिक से अधिक समय बिता रही थी। और श्रीमती शर्मा, हालांकि अपनी दुर्घटना के बाद थोड़ी कमजोर, अभी भी परिवार का दिल और आत्मा थी। हालांकि जैसा कि अक्सर होता है, शांति तूफान से पहले की शांति थी। सब कुछ एक गर्मियों की दोपहर को शुरू हुआ। प्रिया, अब 15 साल की एक किशोरी, रमेश की दुकान में मदद कर रही थी जब अचानक वह बेहोश हो गई। रमेश घबराहट में उसे तुरंत उस अस्पताल ले गया जहां आदित्य काम करता था। कई परीक्षणों के बाद आदित्य आपातकालीन कक्ष से एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बाहर आया। रमेश, उसने तनावपूर्ण आवाज में कहा, हमें बात करने की जरूरत है। निदान विनाशकारी था। प्रिया को एक जन्मजात हृदय रोग था जिसका कभी पता नहीं चला था। उसे तत्काल और जटिल सर्जरी की आवश्यकता थी। रमेश ने महसूस किया जैसे उसकी दुनिया चकनाचूर हो गई हो। कैसे संभव है? उसने कांपती आवाज में पूछा। वह हमेशा इतनी स्वस्थ, इतनी मजबूत रही है। आदित्य ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी ये स्थितियां कोई लक्षण नहीं दिखाती। जब तक वे नहीं दिखाती, भी महत्वपूर्ण यह है कि हम जल्दी कार्रवाई करें। अगले दिन चिकित्सा परामर्श, परीक्षणों और सर्जरी की तैयारियों के बवंडर में बीते। रमेश मुश्किल से सोता था, अपना समय अस्पताल और दुकान के बीच बांटता था, जो अब उसकी बेटी के स्वास्थ्य की तुलना में तुच्छ लगती थी। सर्जरी से एक रात पहले रमेश अस्पताल में प्रिया के बिस्तर के पास बैठा था। युवती पीली लेकिन दृढ़ अपने पिता का हाथ पकड़ा। पापा, उसने ऐसी परिपक्वता के साथ कहा जिसने रमेश के दिल को सिकोड़ दिया। मैं चाहती हूं कि आप जानें कि मैं आप पर गर्व करती हूं। आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उस सब पर। रमेश आंसुओं से लड़ रहा था। मेरी बच्ची, उसने फुसफुसाया, तुम मेरी ताकत हो, हमेशा रही हो। सर्जरी घंटों तक चली जो अनंत काल जैसे लगे। रमेश, आदित्य और श्रीमती शर्मा तनावपूर्ण मौन में प्रतीक्षा कर रहे थे। हर एक अपने विचारों और प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। अंत में सर्जन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। सर्जरी सफल रही थी, लेकिन प्रिया को ठीक होने के लिए समय और गहन देखभाल की आवश्यकता होगी। दिन हफ्तों में बदल गए। प्रिया हमेशा की तरह लचीली, अपनी रिकवरी का दृढ़ता से सामना कर रही थी। आदित्य लगभग अस्पताल में ही रह रहा था, व्यक्तिगत रूप से प्रिया की देखभाल के हर पहलू की निगरानी कर रहा था। इस दौरान रमेश ने कुछ देखा। वह तरीका जिस तरह आदित्य प्रिया को देखता था, उसके इशारों में पेशेवर कर्तव्य से परे जाने वाली चिंता। उसे एहसास हुआ कि युवा डॉक्टर उसकी बेटी के प्रति भावनाएं विकसित कर रहा था। शुरू में रमेश नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। आदित्य उसका सबसे अच्छा दोस्त था, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा करता था। लेकिन प्रिया उसकी छोटी बच्ची थी और उनके बीच उम्र का अंतर काफी था। एक रात जब वे अस्पताल की कैफेटेरिया में कॉफी साझा कर रहे थे, रमेश ने इस विषय को उठाने का फैसला किया। आदित्य, उसने सावधानी से शुरू किया, मैंने देखा है कि तुम प्रिया को कैसे देखते हो। युवा डॉक्टर स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गया। रमेश, मैं नहीं जानता क्या कहूं। मैं जानता हूं कि यह अनुचित है, कि वह बहुत युवा है, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं,
लेकिन मैं जो महसूस करता हूं उसे रोक नहीं सकता। रमेश ने एक पल के लिए मौन रखा, अपने दोस्त के शब्दों को संसाधित करते हुए। अंत में उसने बोला, आदित्य, मैं तुम पर इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम एक सम्मानजनक व्यक्ति हो, लेकिन प्रिया युवा है, कमजोर है। मुझे तुमसे वादा चाहिए कि तुम इन भावनाओं पर कार्रवाई नहीं करोगे, कम से कम तब तक जब तक वह बड़ी ना हो जाए और अपने फैसले खुद न ले सके। आदित्य ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं रमेश, मैं प्रिया और हमारी दोस्ती का सम्मान सबसे ऊपर रखूंगा। दोनों पुरुषों के बीच यह मौन समझौता उनके संबंध में एक मोड़ का प्रतीक था। हालांकि वे करीबी दोस्त बने रहे, लेकिन एक नया अंतर्निहित तनाव था, एक साझा रहस्य जो दोनों पर भारी पड़ता था। इस बीच प्रिया अपनी रिकवरी जारी रखे हुए थी, उस नाटक से अनजान जो उसके आसपास खेला जा रहा था। उसका दृढ़ संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण अस्पताल में सभी को प्रेरित कर रहा था। वह यहां तक कि अन्य युवा मरीजों की मदद करने लगी थी, अपने अनुभव साझा करके और भावनात्मक समर्थन प्रदान करके। हफ्तों बाद प्रिया को आखिरकार छुट्टी मिल गई। घर वापसी का क्षण सभी के लिए जश्न मनाने का कारण था। श्रीमती शर्मा ने अपने बंगले में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। प्रिया का स्वागत करने के लिए दोस्तों और पड़ोसियों को इकट्ठा किया। पार्टी के दौरान जब प्रिया अपने दोस्तों के साथ हंस और बात कर रही थी, रमेश खुद को अपनी बेटी को नई नजरों से देखते हुए पाया। वह छोटी बच्ची नहीं थी जिसकी उसने इतने वर्षों तक रक्षा की थी। वह एक मजबूत और करुणामय युवा महिला बन रही थी। आदित्य अपने वादे के प्रति वफादार, समारोह के दौरान सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। हालांकि रमेश प्रिया को देखते समय उसकी आंखों में लालसा देख सकता था। उस रात जब सब चले गए और प्रिया सो गई, रमेश दुकान के ऊपर अपने छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी में बैठ गया। श्रीमती शर्मा, जो सफाई में मदद करने के लिए रुकी थीं, उसके साथ आ गईं। तुम चिंतित लग रहे हो प्रिय, बुजुर्ग महिला ने अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के साथ कहा। रमेश ने एक लंबी सांस ली। आप कैसे जानते हैं कि कब जाने देने का समय है? श्रीमती शर्मा ने बुद्धिमानी से मुस्कुराया। आह, हर माता पिता का शाश्वत प्रश्न। रमेश, जाने देना त्याग करना नहीं है। इसका मतलब है कि तुमने अपनी बेटी को अपने दम पर उड़ान भरने के लिए उपकरण दिए हैं, इस बात पर भरोसा करना। लेकिन अगर वह गलतियां करती है, अगर वह चोट खाती है? रमेश ने पूछा। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं प्रिय, और चोटें हमें मजबूत बनना सिखाती हैं। तुम्हारा काम प्रिया को जीवन का अनुभव करने से रोकना नहीं है, बल्कि जब उसे जरूरत हो तब उसका समर्थन करने के लिए वहां रहना है। श्रीमती शर्मा के शब्द रमेश के अंदर गूंजे। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती गरीबी या भौतिक कठिनाइयों पर काबू पाना नहीं होगी, बल्कि अपनी बेटी को जाने देना, उसे बढ़ने और अपने फैसले लेने की अनुमति देना होगी। जो रमेश नहीं जानता था वह यह था कि ब्रह्मांड ने उसके और उसके चुने हुए परिवार के लिए और भी परीक्षाएं तैयार कर रखी थीं। ऐसी परीक्षाएं जो उनके प्यार, वफादारी और क्षमा करने की क्षमता की परीक्षा लेंगी। अगले महीनों में जीवन ने एक नया लय पा लिया। प्रिया स्कूल लौट आई, पहले से कहीं ज्यादा डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित। रमेश ने अपने व्यवसाय को विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित किया। एक और मोहल्ले में दूसरी दुकान खोली। आदित्य अस्पताल में अपने काम पर ध्यान केंद्रित रहा, प्रिया का सम्मान करने का अपना वादा निभाते हुए। हालांकि हर दिन अपनी भावनाओं को छिपाना उसके लिए अधिक कठिन हो रहा था। श्रीमती शर्मा हमेशा सतर्क, अपने चुने हुए परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ते तनाव को नोटिस कर रही थीं, लेकिन बुद्धिमानी से हस्तक्षेप न करने का फैसला किया, भरोसा करते हुए कि समय और प्यार चीजों को सुलझा देंगे। हालांकि नियति के अन्य योजनाएं थीं। एक शरद ऋतु की दोपहर, जब प्रिया स्कूल से लौट ही रही थी, अकल्पनीय घटना घटी। एक कार जिसे एक शराबी ड्राइवर चला रहा था, सड़क से भटक गई और फुटपाथ पर चढ़ गई जहां प्रिया चल रही थी। टक्कर विनाशकारी थी। खबर रमेश तक बिजली की तरह पहुंची। वह दुकान में था जब अस्पताल से फोन आया। बिना सोचे समझे उसने दुकान बंद कर दी और अस्पताल की ओर भागा। उसका दिमाग डर और निराशा के भंवर में था। वहां पहुंचकर उसने आदित्य को आपातकालीन कक्ष में पाया,
उसका चेहरा पीला और हाथ कांप रहे थे। वह सर्जरी में है, आदित्य ने टूटी हुई आवाज में कहा। यह गंभीर है। अगले घंटे एक अंतहीन दुःस्वप्न की तरह थे। रमेश, आदित्य और श्रीमती शर्मा तनावपूर्ण मौन में प्रतीक्षा कर रहे थे, केवल फुसफुसाई गई प्रार्थनाओं और दबे हुए सुबकियों से बाधित। अंत में, जो एक अनंत काल लगा, सर्जन उनसे बात करने के लिए बाहर आया। प्रिया सर्जरी से बच गई थी, लेकिन वह कोमा में थी। नुकसान व्यापक था और उसकी रिकवरी अगर होती है तो लंबी और कठिन होगी। रमेश ने महसूस किया जैसे उसकी दुनिया उसके चारों ओर ढह गई हो। मेरी बच्ची, मेरी प्रिया, वह बुदबुदाया, खबर को समझने में असमर्थ। आदित्य अब दोस्त से ज्यादा डॉक्टर की तरह काम करते हुए उपचार और प्रोग्नोसिस के बारे में सवाल पूछने लगा। श्रीमती शर्मा अपनी ओर से रमेश को गले लगा लिया। वह मौन सांत्वना देते हुए, जो केवल एक मां दे सकती है। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। प्रिया कोमा में रही। उसका युवा शरीर ठीक होने के लिए संघर्ष कर रहा था। रमेश लगभग अस्पताल में ही रहने लगा, अपनी बेटी के बिस्तर के पास एक कुर्सी पर सोता हुआ, लगातार उससे बात करता हुआ, उसे जागने की विनती करता हूं। आदित्य अपने काम में डूब गया, थकावट से नए उपचारों और थेरेपी की खोज करता हुआ जो प्रिया की मदद कर सकते थे। उसका समर्पण पेशेवर कर्तव्य से परे जा रहा था और अस्पताल में सभी लोग देख सकते थे कि प्यार उसके प्रयासों को प्रेरित कर रहा था। इस संकट के समय के दौरान रमेश और आदित्य के बीच संबंध तनावपूर्ण होने लगा। रमेश दर्द और चिंता से ग्रस्त, अक्सर चिड़चिड़ा और अविश्वासी हो जाता था। हर चिकित्सा निर्णय, हर प्रस्तावित उपचार पर सवाल उठाता था। आदित्य अपनी ओर से पेशेवर निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन प्रिया के लिए उसका प्यार अक्सर उसके निर्णय को धुंधला कर देता था। एक रात एक नए प्रायोगिक उपचार पर विशेष रूप से गर्मागर्म बहस के बाद रमेश फट पड़ा। तुम समझते नहीं हो, उसने आदित्य पर चिल्लाया। वह मेरी बेटी है, मेरे जीने की वजह। तुम इतने शांत, इतने क्लिनिकल कैसे हो सकते हो इस सब के बारे में? आदित्य अपने दोस्त के शब्दों से आहत होकर एक कठोर ईमानदारी के साथ जवाब दिया। तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह नहीं है? मैं उससे प्यार करता हूं रमेश। मैं उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैंने कभी किसी से किया है। हर दिन जो बीतता है और वह नहीं जागती, वह मेरे लिए भी यातना है। इस स्वीकारोक्ति के बाद जो मौन छाया वह बहरा करने वाला था। रमेश इस खुलासे से स्तब्ध, प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। आदित्य, यह एहसास होते ही कि उसने क्या स्वीकार किया है, जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। श्रीमती शर्मा, जिन्होंने यह आदान प्रदान देखा था, रमेश के पास आई। प्यार, उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी अप्रत्याशित तरीकों से और अनुचित समय पर आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कम वास्तविक या कम मूल्यवान है। रमेश ने श्रीमती शर्मा के शब्दों और आदित्य के स्वीकारोक्ति पर पूरी रात सोच विचार किया। उसे एहसास हुआ कि अपने दर्द में वह उन लोगों को दूर कर रहा था जो प्रिया की सबसे ज्यादा मदद करना चाहते थे। अगले दिन उसने आदित्य से माफी मांगने के लिए उसे ढूंढा। उसे अस्पताल के चैपल में पाया, अपने हाथों में सिर पकड़े हुए। मुझे खेद है, रमेश ने कहा। आदित्य ने बस अपना सिर उठाया। उसकी आंखें रोने और नींद की कमी से लाल थीं। मुझे भी खेद है, उसने जवाब दिया। मैंने कभी नहीं चाहा। मैं जानता हूं कि यह अनुचित है, कि वह बहुत युवा है, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन मैं जो महसूस करता हूं उसे बदल नहीं सकता। रमेश उसके बगल में बैठ गया। आदित्य, तुम सबसे सम्मानजनक व्यक्ति हो जिसे मैं जानता हूं। जब प्रिया जागेगी, अगर वह तुम्हें चुनती है, तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद होगा। यह बातचीत उनकी दोस्ती में एक नए अध्याय का प्रतीक थी। साथ मिलकर उन्होंने प्रिया की मदद करने के अपने प्रयासों को नवीनीकृत किया। हर एक अपनी अद्वितीय ताकतों का योगदान दे रहा था। रमेश अपने अशर्त प्यार और निरंतर उपस्थिति के साथ, आदित्य अपने चिकित्सा ज्ञान और अथक समर्पण के साथ। इस बीच अस्पताल के बाहर की दुनिया में जीवन जारी रहा। रमेश की दुकान अब विश्वसनीय कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित समृद्ध हो रही थी। पड़ोसी और दोस्त बारी बारी से आते थे, समर्थन देते और आशा ज वित रखते।
इसी अवधि के दौरान रमेश ने अमन से मुलाकात की, प्रिया का बॉयफ्रेंड। युवक दुर्घटना से टूट चुका, नियमित रूप से अस्पताल आता था। रमेश अपने दर्द में पहले उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वह उस लड़के पर ध्यान देने लगा जिसे उसकी बेटी ने चुना था। अमन एक प्रतिभाशाली छात्र था, दयालु और प्रिया से गहराई से प्यार करता था। वह रमेश के साथ उनके रिश्ते की कहानियां, उन सपनों और योजनाओं के बारे में साझा करता था जो उन्होंने साथ में बनाई थीं। ये बातचीत रमेश के लिए मीठी कड़ी थी, उन सभी चीजों का एक स्मरण जो प्रिया बेहोश रहते हुए याद कर रही थी। एक दिन जब अमन यात्रा पर था, प्रिया के मॉनिटर में बदलाव दिखने लगे। एक क्षण के लिए सभी ने सांस रोक ली, उम्मीद करते हुए कि यह वह संकेत था जिसका उन्होंने महीनों से इंतजार किया था। लेकिन उम्मीद उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। डॉक्टरों ने समझाया कि यह केवल एक सामान्य उतार चढ़ाव था। यह संकेत नहीं था कि प्रिया जाग रही थी। उस रात जब सब चले गए, रमेश अपनी बेटी के साथ अकेला रह गया। उसने प्रिया का निष्क ये हाथ पकड़ा और पहली बार दुर्घटना के बाद से उसने आंसुओं को स्वतंत्र रूप से बहने दिया। मेरी बच्ची, वह रोया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, हम सभी को तुम्हारी जरूरत है, कृपया हमारे पास वापस आ जाओ। जो रमेश नहीं जानता था वह यह था कि उसकी विनती उन घटनाओं की श्रृंखला का उत्प्रेरक बनने वाली थी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। ऐसी घटनाएं जो उनके प्यार, वफादारी और क्षमा करने की क्षमता की परीक्षा लेंगी, जिस तरह से उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। वह चमत्कार जिसका सभी ने इंतजार किया था, आखिरकार एक वसंत की सुबह को हुआ। दुर्घटना के लगभग 1 साल बाद रमेश प्रिया के बिस्तर के पास अपनी सामान्य चौकीदारी कर रहा था जब उसने उसकी उंगलियों में एक हल्की हरकत देखी। शुरू में उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना थी जो उसे धोखा दे रही थी, जैसा कि पहले कई बार हुआ था। लेकिन फिर प्रिया की आंखें फड़फड़ाने लगीं। डॉक्टर! रमेश चिल्लाया। उसकी आवाज अविश्वास और आशा का मिश्रण थी। आदित्य, कोई तो! प्रिया जाग रही है। अगले कुछ मिनट गतिविधि का भंवर थे। डॉक्टर और नर्सें कमरे में भर गए, परीक्षण और जांच कर रहे थे। आदित्य, जो दूसरे फ्लोर पर राउंड्स कर रहा था, सांस फूली हुई और आंखों में उत्साह के साथ दौड़ता हुआ आया। धीरे धीरे प्रिया ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली। उसकी नजर शुरू में भ्रमित रमेश पर केंद्रित हुई। पापा, उसने बेजान आवाज में फुसफुसाया। क्या हुआ? रमेश खुशी के आंसू बहाते हुए अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो मेरी बच्ची, तुम हमारे पास वापस आ गई हो। अगले दिन सावधानी पूर्वक जश्न मनाने के थे। प्रिया आग गई थी, लेकिन उसकी रिकवरी अभी शुरू हुई थी। उसने अपने लंबे कोमा के दौरान मांसपेशियों का द्रव्यमान खो दिया था और उसे गहन फिजिकल थेरेपी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उसकी अल्पकालिक स्मृति प्रभावित हुई थी और वह अक्सर हाल की घटनाओं के बारे में भ्रमित हो जाती थी। इस रिकवरी अवधि के दौरान रमेश ने अमन के व्यवहार में कुछ अजीब देखा। युवक, जो प्रिया के कोमा के दौरान एक निरंतर उपस्थिति था, अब दूरस्थ और घबराया हुआ लग रहा था। उसके दौरे कम, बारंबार और छोटे हो गए। रमेश अपनी बेटी की भावनात्मक भलाई के बारे में चिंतित अमन से बात करने का फैसला किया। उसने उसे एक दिन अस्पताल की कैफेटेरिया में पाया, अपने फोन को ध्यानमग्न होकर देखते हुए। अमन, रमेश ने कहा उसके सामने बैठते हुए, क्या सब ठीक है? प्रिया ने ध्यान दिया है कि तुम उतनी बार नहीं आते जितनी बार आते थे। युवक ने नजर उठाई और रमेश ने उसकी आंखों में अपराध बोध देखा। श्री रमेश, अमन ने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहूं। रमेश ने महसूस किया कि उसके पेट में एक गांठ बन रही है। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा, जवाब से डरते हुए। अमन ने गहरी सांस ली। प्रिया के कोमा में होने के दौरान मैंने किसी और को जान लिया। यह जानबूझकर नहीं हुआ, यह बस हो गया। मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं दिखावा नहीं कर सकता। रमेश एक क्षण के लिए शब्दहीन रह गया, जानकारी को संसाधित करता हुए। एक तरफ वह समझता था कि 1 साल बहुत लंबा समय था, खासकर अमन जैसे किसी युवा व्यक्ति के लिए। दूसरी तरफ किसी के प्रिया को उसकी सबसे बड़ी जरूरत के समय छोड़ने का विचार उसे गुस्से से भर देता था। मैं समझता हूं, रमेश ने अंततः कहा,
उसकी आवाज ठंडी थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम समझते हो कि तुम बस गायब नहीं हो सकते। प्रिया को एक स्पष्टीकरण का हक है। अमन ने आंखों में आंसू के साथ सिर हिलाया। मैं जानता हूं, मैं आज उससे बात करने आया था, लेकिन मुझे साहस नहीं मिला। रमेश उठ खड़ा हुआ, युवक को निराशा और करुणा के मिश्रण के साथ देखते हुए। वह साहस ढूंढो अमन, प्रिया सच्चाई की हकदार है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। जैसे जैसे रमेश प्रिया के कमरे की ओर लौटा, उसका दिमाग विचारों का भंवर था। वह अपनी बेटी को इस नए दर्द से कैसे बचाएगा, वह उसकी मदद कैसे करेगा, न केवल उसकी शारीरिक रिकवरी से गुजरने में, बल्कि इस भावनात्मक विश्वासघात से भी। कमरे में प्रवेश करते ही उसने प्रिया को आदित्य के साथ जीवंत रूप से बातचीत करते देखा। युवती मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो रमेश ने बहुत लंबे समय से नहीं देखी थी। आदित्य अपनी ओर से उसे प्यार और पेशेवर चिंता के मिश्रण से देख रहा था। उस क्षण में रमेश ने एक निर्णय लिया। वह प्रिया को अमन के बारे में नहीं बताएगा, कम से कम अभी नहीं। उसकी बेटी को अपनी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। उसे सकारात्मकता और समर्थन की जरूरत थी। अमन के बारे में सच्चाई केवल उसे चोट पहुंचाएगी और उसकी प्रगति को रोक सकती है। सब ठीक है पापा? प्रिया ने पूछा, अपने पिता के चिंतित चेहरे को देखकर। रमेश ने एक मुस्कान को मजबूर किया। सब कुछ बिल्कुल सही है मेरी बच्ची। मैं बस सोच रहा था कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि तुम हमारे पास वापस आ गई हो। आदित्य ने रमेश को जिज्ञासा से देखा, यह ध्यान देते हुए कि कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं था, लेकिन उस क्षण में इस विषय को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। अगले दिन रमेश के लिए एक चुनौती थे। हर बार जब प्रिया अमन के बारे में पूछती, वह बहाने बनाता कि वह विश्वविद्यालय में व्यस्त था, कि उसे परिवार के मामलों के लिए यात्रा करनी पड़ी थी, कुछ भी दर्दनाक सच्चाई से बचने के लिए। आदित्य यह महसूस करके कि कुछ गड़बड़ है, ने एक रात प्रिया के सो जाने के बाद रमेश का सामना किया। रमेश, क्या चल रहा है? उसने पूछा। मैं जानता हूं कि तुम कुछ छिपा रहे हो। रमेश अपने रहस्य के बोझ से थका हुआ आखिरकार टूट गया। उसने आदित्य को अमन के विश्वासघात के बारे में बताया और प्रिया से सच्चाई छिपाने का अपना निर्णय। आदित्य ने चुपचाप सुना। उसके चेहरे पर समझ और चिंता का मिश्रण था। जब रमेश समाप्त कर चुका तो उसने धीरे से कहा, मैं समझता हूं कि तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन प्रिया से झूठ बोलना समाधान नहीं है। देर सवेर वह सच्चाई जान जाएगी, और जब ऐसा होगा तो वह न केवल अमन से बल्कि तुमसे भी धोखा महसूस करेगी। रमेश जानता था कि आदित्य सही था, लेकिन अपनी बेटी को चोट पहुंचाने का डर अधिक मजबूत था। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए, उसने कहा। जब तक वह थोड़ी और मजबूत नहीं हो जाती, इससे निपटने के लिए बेहतर तैयार नहीं हो जाती। आदित्य ने सिर हिलाया, हालांकि वह पूरी तरह से सहमत नहीं था। ठीक है, लेकिन बहुत देर तक इंतजार मत करो। प्रिया उतनी मजबूत है जितना तुम सोचते हो। जो दोनों में से कोई नहीं जानता था वह यह था कि उनके शब्द सुने गए थे। श्रीमती शर्मा, जो प्रिया से मिलने आई थीं और गलियारे में एक कुर्सी पर सो गई थीं, बातचीत सुनने के लिए ठीक समय पर जाग गई थीं। बुजुर्ग महिला अपने वर्षों के अनुभव से जानती थीं कि यह रहस्य लंबे समय में केवल अधिक दर्द लाएगा। इस बीच प्रिया अपनी रिकवरी जारी रखे हुए थी, उस नाटक से अनजान जो उसके चारों ओर खेला जा रहा था। हर दिन वह सुधार दिखा रही थी। उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ रही थी, उसकी स्मृति में सुधार हो रहा था और उसका अदम्य आत्मा पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। लेकिन नियति, जैसा कि हमेशा होता है, अपनी योजनाएं बना रही थी। एक दोपहर जब प्रिया अपने फोन पर सोशल मीडिया ब्राउज कर रही थी, एक गतिविधि जिसे डॉक्टरों ने उसकी संज्ञानात्मक थेरेपी के हिस्से के रूप में अनुमति दी थी, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। यह अमन की एक तस्वीर थी जो एक ऐसी लड़की के साथ खुशी से मुस्कुरा रहा था जिसे प्रिया नहीं पहचानती थी। छवि का कैप्शन पढ़ा था, मेरी जिंदगी के प्यार के साथ 6 महीने। प्रिया की पीड़ा की चीख पूरे अस्पताल के फ्लोर पर गूंज गए। रमेश, जो गलियारे में एक नर्स से बात कर रहा था, कमरे की ओर दौड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर प्रवेश करते ही उसने अपनी बेटी को बेसुध रोते हुए देखा। फोन अभी भी उसके कांपते हाथ में था। प्रिया, क्या हुआ? रमेश ने पूछा।
हालांकि अंदर से वह पहले से ही जवाब जानता था। हिचकियों के बीच प्रिया ने उसे फोन की स्क्रीन दिखाई। अमन, वह कैसे कर सकता है? रमेश ने महसूस किया जैसे उसकी दुनिया उसके चारों ओर ढह गई हो। वह सब कुछ जिससे वह डरता था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रहा था, ही सबसे बुरे तरीके से हो रहा था। उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लिया, उसे अपने कंधे पर रोने देते हुए, जैसे वह छोटी थी तब करता था। मुझे बहुत खेद है मेरी बच्ची, उसने फुसफुसाया। उसकी अपनी आवाज भी टूट रही थी। प्रिया अचानक अलग हो गई, अपने पिता को दर्द और संदेह के मिश्रण से देखते हुए। तुम जानते थे? उसने पूछा। रमेश ने नजरें झुका लीं, अब और झूठ बोलने में असमर्थ। हां, मैं जानता था। अमन ने मुझे कुछ हफ्ते पहले बताया था। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, तुम्हें ठीक होने के लिए समय देना चाहता था। इससे पहले कि क्या? प्रिया ने बीच में टोका। उसकी आवाज अब गुस्से से भरी हुई थी। इससे पहले कि तुम मुझे बताते कि जिस आदमी से मैं प्यार करती थी उसने मुझे धोखा दिया था, कि जब मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी वह किसी और के साथ एक नई जिंदगी बना रहा था। उसी क्षण आदित्य कमरे में प्रवेश किया, शोर से चौंककर। दृश्य देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि क्या हुआ था। प्रिया ने उसकी ओर मुड़ा। और तुम? उसने पूछा। उसकी आवाज अब मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। तुम भी जाने थे? आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अपराध बोध स्पष्ट था। मुझे खेद है प्रिया, हम तुम्हें बचाना चाहते थे। प्रिया ने दोनों पुरुषों को देखा जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी और महसूस किया कि उसकी दुनिया दूसरी बार ढह गई है। बाहर निकलो, उसने कहा, एक शांति के साथ जो उसकी आंखों में तूफान के साथ विरोधाभासी थी। तुम दोनों अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। रमेश ने अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे हटा दिया। कृपया पापा, मुझे अकेला रहने की जरूरत है। टूटे हुए दिल के साथ रमेश और आदित्य कमरे से बाहर निकल गए। गलियारे में उन्हें श्रीमती शर्मा मिली, जिन्होंने सारा शोरगुल सुना था। ओह मेरे प्यारे, बुजुर्ग महिला ने दुख से कहा, नरक का रास्ता अच्छे इरादों से बना है। अगले दिन नरक थे। प्रिया रमेश या आदित्य से बात करने से इनकार कर रही थी, मुश्किल से उनकी उपस्थिति को सहन कर रही थी जब यह उसके चिकित्सा उपचार के लिए आवश्यक था। युवती एक अवसाद में डूब गई जो उसकी शारीरिक रिकवरी को खतरे में डालने की धमकी दे रही थी। रमेश टूट चुका था। वह देखता था कि कैसे उसकी बेटी पीड़ित है और जानता था कि उस पीड़ा का बड़ा हिस्सा उसकी वजह से था। वह घंटों प्रिया के कमरे के बाहर बैठा रहता, उससे बात करने, समझाने, माफी मांगने का एक मौका मांगता। आदित्य अपनी ओर से अपने काम में डूब गया, अपराधबोध और प्रिया को पीड़ित देखने के दर्द से परेशान। वह जानता था कि उसने प्रिया का विश्वास तोड़ा है और डरता था कि उसने उसके साथ किसी भी संबंध की संभावना खो दी है। यह श्रीमती शर्मा थीं, जिन्होंने आखिरकार एक सुराग हासिल किया। एक दोपहर वे प्रिया के कमरे में घरेलू बनी चाय और बिस्कुट की एक ट्रे के साथ प्रवेश की। मेरी बच्ची, उन्होंने नरमी से कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? प्रिया, जिसने अन्य सभी को खा आरिज कर दिया था, प्यारी बुजुर्ग महिला को मना नहीं कर सकी। उसने चुपचाप सिर हिलाया। श्रीमती शर्मा बिस्तर के पास बैठ गईं और प्रिया का हाथ पकड़ लिया। तुम जानती हो, उन्होंने शुरू किया, जब मैं जवान थी मुझे लगता था कि प्यार सरल होता है, कि यह सब बड़े इशारों और अनियंत्रित जुनून के बारे में था। लेकिन वर्षों के साथ मैंने सीखा कि सच्चा प्यार जटिल होता है। कभी कभी यह दर्द देता है, कभी कभी यह हमसे गलतियां करवाता है। या चुपचाप सुन रही थी, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। तुम्हारे पिता और आदित्य, श्रीमती शर्मा ने जारी रखा, ने गलती की, एक बड़ी गलती, लेकिन उन्होंने यह प्यार के लिए किया। शायद गलत समझा गया प्यार, लेकिन फिर भी प्यार। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, प्रिया ने फुसफुसाया। मैं उन पर भरोसा करती थी और उन्होंने मुझसे झूठ बोला। हां, उन्होंने किया, श्रीमती शर्मा ने स्वीकार किया, और उन्हें फिर से तुम्हारा विश्वास जीतना होगा। लेकिन मेरी बच्ची, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे कम से कम अपने आप को समझाने का मौका देने के लायक हैं?
प्रिया ने लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी, बुजुर्ग महिला के शब्दों पर विचार करते हुए। अंत में एक कांपती सांस के साथ उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। श्रीमती शर्मा ने प्यार से मुस्कुराया और प्रिया के माथे पर एक चुंबन दिया। यही मेरी बहादुर लड़की है। याद रखो, माफ करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है जो हमारे पास हो सकती है। उस रात प्रिया ने रमेश और आदित्य के साथ लंबी और दर्दनाक बातचीत की। आंसू थे, दबी हुई चीखें थीं और अंत में एक मौन समझ। माफी रातों रात नहीं आएगी, लेकिन उम्मीद थी। आने वाले दिनों और हफ्तों में प्रिया ने नए जोश के साथ अपनी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित किया। अमन का विश्वासघात अभी भी दर्द दे रहा था, लेकिन उसने इसे अपने को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। रमेश और आदित्य अपनी ओर से खोया हुआ विश्वास फिर से बनाने के एक कड़ी मेहनत कर रहे थे। प्रिया की रिकवरी के हर कदम पर उसका समर्थन कर रहे थे। धीरे धीरे उनके बीच की गतिशीलता बदलने लगी। प्रिया आदित्य को न केवल अपने पिता के दोस्त या अपने डॉक्टर के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगी जो उसका बिना शर्त समर्थन करता था। आदित्य हालांकि पेशेवर दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, प्रिया के प्रति अपनी भावनाओं को हर दिन बढ़ते हुए नहीं रोक सकता था। रमेश इस विकास को भावनाओं के मिश्रण के साथ देख रहा था। एक तरफ वह अपनी बेटी को फिर से मुस्कुराते हुए देखकर खुश था, उसकी चमक वापस पा रहा था। दूसरी तरफ यह विचार कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी बेटी एक दूसरे के प्रति भावनाएं विकसित कर सकते हैं, उसे बेचैनी से भर देता था। एक रात जब प्रिया सो रही थी, रमेश और आदित्य ने अस्पताल की कैफेटेरिया में एक बातचीत की। आदित्य, रमेश ने सावधानी से शुरू किया, मैंने देखा है कि तुम प्रिया को कैसे देखते हो। आदित्य स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गया। रमेश, मुझे खत्म करने दो। रमेश ने बाधा दी। मैं जानता हूं कि तुम उससे प्यार करते हो। मैंने इसे बहुत पहले से जाना था और मुझे लगता है कि वह भी तुम्हारे प्रति कुछ महसूस करने लगी है। आदित्य ने अपने दोस्त को उम्मीद और डर के मिश्रण के साथ देखा। और क्या यह तुम्हें परेशान करता है? रमेश ने गहरी सांस ली। मुझे डर लगता है। प्रिया मेरी बच्ची है, हमेशा रहेगी, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि वह एक वयस्क महिला है, अपने फैसले लेने में सक्षम, और अगर वह तुम्हें चुनती है, ठीक है, मैं उसके लिए तुमसे बेहतर आदमी की कल्पना नहीं कर सकता। आदित्य की आंखें आंसुओं से भर गईं। धन्यवाद रमेश, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को गले लगाया, अपने बीच एक नई समझ को मुहर लगाते हुए। जो उनमें से किसी को नहीं पता था वह यह था कि समझ का यह क्षण सबसे अप्रत्याशित तरीके से परखा जाने वाला था, क्योंकि जब वे बात कर रहे थे, एक पुराना परिचित अपने जीवन की नींव को फिर से हिलाने की योजना बना रहा था। अमन अपराध बोध और पछतावे से भरा हुआ ने फैसला किया था कि उसे प्रिया को एक आखिरी बार देखने की जरूरत है, माफी मांगने और क्षमा मांगने के लिए। जो वह नहीं जानता था वह यह था कि उसका फिर से प्रकट होना एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को जन्म देगा जो सभी शामिल लोगों के प्यार, वफादारी और क्षमा को ऐसे तरीके से परखेगी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वसंत ग्रीष्म ऋतु में बदल रहा था और प्रिया का जीवन फिर से खिलता प्रतीत हो रहा था। उसकी शारीरिक रिकवरी लगातार प्रगति कर रही थी और भावनात्मक रूप से, हालांकि अभी भी अमन के विश्वासघात से आहत, वह एक नई आंतरिक शक्ति पा रही थी। रमेश गर्व और नोस्टैल्जिया के मिश्रण के साथ देख रहा था कि कैसे उसकी बेटी बदल रही थी। वह अब वह बच्ची नहीं थी जिसे उसकी लगातार सुरक्षा की जरूरत थी, बल्कि एक मजबूत और लचीली युवा महिला थी। और इस परिवर्तन के साथ वह यह भी देख रहा था कि कैसे प्रिया और आदित्य के बीच का रिश्ता एक गहरे और अधिक सार्थक रिश्ते में विकसित हो रहा था। एक दोपहर जब प्रिया अस्पताल के बगीचे में अपनी फिजिकल थेरेपी कर रही थी, रमेश खुद को श्रीमती शर्मा के साथ अकेले पाया। वह खिल रही है ना? बुजुर्ग महिला ने प्यार से प्रिया को देखते हुए टिप्पणी की। रमेश ने सिर हिलाया। हाँ, वह है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या उसे अभी भी मेरी जरूरत है। श्रीमती शर्मा ने रमेश का हाथ अपने हाथों में ले लिया। ओह मेरे प्यारे, एक बेटी को हमेशा अपने पिता की जरूरत होती है, बस अलग अलग तरीकों से, जैसे जैसे वह बड़ी होती है। इससे पहले कि रमेश जवाब दे सकता, उन्होंने बगीचे के प्रवेश द्वार पर एक हलचल देखी।
अपे आश्चर्य और निराशा के लिए उन्होंने अमन को वहां खड़े देखा। घबराया हुआ और बेमेल लग रहा था। रमेश तुरंत उठ खड़ा हुआ। अमन और प्रिया के बीच सुरक्षात्मक रूप से खड़ा हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने तनावपूर्ण आवाज में पूछा। अमन स्पष्ट रूप से असहज जवाब दिया, मुझे प्रिया से बात करने की जरूरत है, कृपया सिर्फ कुछ मिनट। इससे पहले कि रमेश जवाब दे सकता, प्रिया की आवाज उसके पीछे से सुनाई दी। ठीक है पापा, मैं सुनना चाहती हूं कि उसे क्या कहना है। रमेश मुड़ा, अपन बेटी की आवाज में शांति से आश्चर्यचकित। प्रिया पास आई, अपनी छड़ी पर हल्का सा सहारा लेते हुए। उसका चेहरा एक ऐसी शांति का मुखौटा था जो उसकी आंखों में तूफान के साथ विरोधाभासी था। अमन, उसने नियंत्रित आवाज में कहा, बात करते हैं। रमेश अनिच्छा से हट गया, प्रिया और अमन को एक पास के बेंच पर बैठने की अनुमति देते हुए। वह और श्रीमती शर्मा सम्मानजनक दूरी पर रहे, लेकिन पर्याप्त नजदीक कि अगर जरूरत पड़े तो हस्तक्षेप कर सकें। प्रिया और अमन के बीच बातचीत तीव्र और भावनात्मक थी। आंसू बहाए गए, माफी मांगी गई, स्पष्टीकरण दिए गए। जहां रमेश खड़ा था वह सटीक शब्द नहीं सुन सकता था, लेकिन वह दोनों की शारीरिक भाषा देख सकता था। प्रिया का रक्षात्मक रुख जो धीरे धीरे ढीला पड़ गया, अमन का पश्चाताप भरा रवैया जो एक अनंत काल लगा। उसके बाद अमन उठ खड़ा हुआ, प्रिया को सम्मानपूर्वक झुका और चला गया। प्रिया बैठी रही, उसकी नजर दूर तक खोई हुई थी। रमेश सावधानी से पास आया। क्या तुम ठीक हो मेरी बच्ची? उसने पूछा। प्रिया ने नजर उठाई। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं, जो नहीं गिरे थे, लेकिन एक नए दृढ़ संकल्प के साथ भी। हाँ पापा, उसने कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि मैं पहले से कहीं बेहतर हूं। उसने क्या कहा? रमेश ने पूछा, अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाते हुए। प्रिया ने कमजोर मुस्कान दी। उसने माफी मांगी। उसने समझाया कि मेरे कोमा में होने के दौरान उसने कैसा महसूस किया, कितना खोया हुआ और डरा हुआ था। यह उसने जो किया उसे सही नहीं ठहराता, लेकिन मैं अब इसे थोड़ा बेहतर समझती हूं। रमेश अपनी बेटी के बगल में बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए। और तुम क्या महसूस करती हो? उसने पूछा। प्रिया ने एक क्षण सोच विचार करने के बाद जवाब दिया, मैं शांति महसूस करती हूं। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अभी भी दर्द होता है, लेकिन अब मैं वह भस्म करने वाला क्रोध महसूस नहीं करती। मुझे लगता है कि मैंने उसे माफ कर दिया है, उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। रमेश ने अपनी बेटी की परिपक्वता पर गर्व की एक लहर महसूस की। तुम अद्भुत हो, तुम्हें पता है, उसने कहा। प्रिया मुस्कुराई, अपने सिर को अपने पिता के कंधे पर टिकाते हुए। ठीक उसी समय आदित्य बगीचे में प्रकट हुआ, स्पष्ट रूप से उनकी तलाश में। उसने पिता और बेटी के बीच अंतरंग दृश्य देखकर हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन प्रिया ने उसे इशारे से बुलाया। आदित्य, प्रिया ने कहा जब डॉक्टर पास आया, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। आदित्य ने सिर हिलाया, प्रिया के दूसरी तरफ बैठते हुए। युवती ने गहरी सांस ली इससे पहले कि वह बोली, मैं हाल ही में अपने जीवन के बारे में बहुत सोच रही थी, अपने भविष्य के बारे में जो मैं चाहती हूं, और मैंने एक फैसला लिया है। रमेश और आदित्य ने एक चिंतित नजर का आदान प्रदान किया। मैं जाना चाहती हूं, प्रिया ने दृढ़ता से कहा, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन मुझे समय की जरूरत है, खुद को ढूंढने का समय, पूरी तरह से ठीक होने का समय, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। लेकिन प्रिया, रमेश ने शुरू किया, तुम्हारा इलाज, मैं अपनी थेरेपी कहीं और जारी रख सकती हूं। प्रिया ने नरमी से बाधा दी। वास्तव में मैंने शोध किया है, समुद्र तट पर एक पुनर्वास केंद्र है जिसका एक उत्कृष्ट कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि वातावरण में बदलाव मेरे लिए अच्छा होगा। आदित्य, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, अंत में बोला, चिकित्सा की दृष्टि से मुझे लगता है कि यह तुम्हारी रिकवरी के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन प्रिया, क्या तुम्हें यकीन है कि यही तुम चाहती हो? प्रिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं निश्चित हूं, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूं, जितना मैं शब्दों में व्यक्त कर सकती हूं उससे कहीं ज्यादा, लेकिन मुझे यह अपने लिए करने की जरूरत है। रमेश ने महसूस किया कि उसका दिल अपनी बेटी से अलग होने के विचार से सिकुड़ रहा है, लेकिन वह जानता था कि उसे उसके फैसले का सम्मान करना होगा।
अगर यही तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, है ना आदित्य? आदित्य ने सिर हिलाया, हालांकि रमेश उसकी आंखों में दर्द देख सकता था। बिल्कुल, तुम्हारी भला सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिया मुस्कुराई। उसकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से चमक रही थीं। तुम दोनों को समझने के लिए धन्यवाद, मेरा हमेशा समर्थन करने के लिए। तीनों एक समूह आलिंगन में मिल गए। हर एक अपनी अपनी भावनाओं से जूझ रहा था। रमेश यह महसूस करते हुए कि उसकी बेटी वास्तव में बड़ी हो रही है। आदित्य प्रिया के प्रति अपने प्यार और उसे जाने देने की आवश्यकता के बीच संघर्ष करते हुए, और प्रिया अपने स्वयं के मार्ग पर चलने के लिए कृतज्ञ लेकिन उत्सुक। अगले हफ्तों में प्रिया की यात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं। रमेश ने लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी बेटी के पास पुनर्वास केंद्र में अपने प्रवास के लिए हर जरूरी चीज हो। आदित्य ने अपनी ओर से प्रिया के इलाज की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के डॉक्टरों के साथ समन्वय किया। प्रिया की विदाई की पूर्व संध्या पर रमेश ने श्रीमती शर्मा के घर पर एक छोटी विदाई पार्टी का आयोजन किया। माहौल मिश्रित था, प्रिया की प्रगति पर खुशी मिश्रित आसन्न अलगाव की उदासी के साथ। डिनर के दौरान श्रीमती शर्मा ने एक टोस्ट के लिए अपना गिलास उठाया। प्रिया के लिए उन्होंने भावुक आवाज में कहा कि यह यात्रा तुम्हें वह शांति और ताकत दे जिसकी तुम तलाश कर रही हो, और हम सभी के लिए कि हम जाने देना सीखें, प्यार करते हुए। डिनर के बाद जब रिया श्रीमती शर्मा से बात कर रही थी, रमेश और आदित्य खुद को बालकनी पर अकेले पाया। यह कठिन होगा, है ना? रमेश ने कहा, बगीचे की ओर देखते हुए। आदित्य ने सिर हिलाया। जितना मैं शब्दों में व्यक्त कर सकता हूं उससे कहीं ज्यादा, लेकिन यह उसके लिए सही है। रमेश ने अपने दोस्त को देखा, उसकी आंखों में संघर्ष देखते हुए। आदित्य, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, और मुझे लगता है कि वह भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करती है, लेकिन मैं जानता हूं। आदित्य ने एक उदास मुस्कान के साथ बाधा दी। अभी समय नहीं है, उसे पहले खुद को ढूंढने की जरूरत है। रमेश ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। तुम एक अच्छे आदमी हो आदित्य, जो कुछ भी हो तुम हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहोगे। अगली सुबह सभी प्रिया को विदा करने के लिए हवाई अड्डे पर इकट्ठा हुए। आंसू थे, गले मिलना था और संपर्क में रहने के वादे थे। जब आखिरकार प्रिया को सुरक्षा से गुजरने का समय आया, वह एक आखिरी बार अपने परिवार की ओर मुड़ी। मैं तुम सभी से प्यार करती हूं, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। समझने के लिए धन्यवाद, मेरा समर्थन करने के लिए। मैं जल्द ही वापस आऊंगी, मैं वादा करती हूं। अपने पिता को एक अंतिम गले लगाने और आदित्य को एक अर्थपूर्ण नजर देने के साथ प्रिया भीड़ में गायब हो गई। जैसे जैसे वे उसे भीड़ में गायब होते देखते थे, रमेश ने गर्व और नोस्टैल्जिया का मिश्रण महसूस किया। उसकी छोटी बच्ची एक मजबूत और बहादुर महिला बन गई थी। उसके बगल में आदित्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखें उस बिंदु पर टिकी हुई थीं जहां प्रिया गायब हो गई थी। श्रीमती शर्मा, हमेशा अंतर्ज्ञानी, दोनों पुरुषों के हाथ पकड़े। चलो मेरे प्यारों, उन्होंने नरमी से कहा। प्रिया ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अब समय है कि हम अपनी यात्रा जारी रखें। आने वाले महीने सभी के लिए समायोजन का समय था। रमेश अपनी दुकान के काम में डूब गया, व्यवसाय का विस्तार करते हुए एक तीसरे स्थान पर। आदित्य ने नए जोश के साथ अपने अस्पताल के काम पर ध्यान केंद्रित किया। रमेश की कहानी के सम्मान में बेघर लोगों के लिए एक चिकित्सा देखभाल कार्यक्रम शुरू किया। रिया अपनी ओर से अपने नए वातावरण में खिल रही थी। उसके पत्र और फोन कॉल उसकी शारीरिक प्रगति और नई दोस्तियों के बारे में उत्साह से भरे होते थे। वह समुद्र तट पर लंबी सैर, प्रकटीकरण थेरेपी सत्रों और एक आंतरिक शांति की खोज के बारे में बात करती थी जो वह पा रही थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, रमेश ने अपनी बेटी के संचार में एक सूक्ष्म बदलाव देखना शुरू किया। उसके संदेश कम, बारंबार छोटे हो गए। जब वे फोन पर बात करते तो प्रिया ध्यान भटकी हुई लगती, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। चिंतित, रमेश ने अपनी चिंताओं को आदित्य और श्रीमती शर्मा के साथ साझा किया। एक दोपहर उनके अब पारंपरिक साप्ताहिक चाय के दौरान। मुझे लगता है कि वह मुझसे कुछ छिपा रही है, रमेश ने स्वीकार किया। कुछ बदल गया है।
मैं महसूस कर सकता हूं। आदित्य, जिसने भी बदलाव को नोटिस किया था, उसे शांत करने की कोशिश की। शायद वह बस अपनी रिकवरी में व्यस्त है, या शायद वह नए दोस्त बना रही है, नए अनुभव खोज रही है। हालांकि श्रीमती शरा के पास एक सोचपूर्ण नजर थी, या शायद उन्होंने धीरे से कहा, हमारी प्रिया ने उस केंद्र में शांति से कुछ अधिक पाया है। रमेश और आदित्य ने उन्हें आश्चर्य से देखा। आपका क्या मतलब है? रमेश ने पूछा। खैर, श्रीमती शर्मा ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जारी रखा, प्रिया एक सुंदर और आकर्षक युवा महिला है। यह आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर उसने वहां किसी का ध्यान आकर्षित किया हो। यह विचार कमरे में एक बम की तरह गिरा। रमेश ने पितृसत्तात्मक चिंता और सुरक्षा का मिश्रण महसूस किया। आदित्य अपनी ओर से एक तटस्थ अभिव्यक्ति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, हालांकि उसकी आंखों में दर्द स्पष्ट था। लेकिन यह केवल एक अनुमान है, श्रीमती शर्मा ने जल्दी से जोड़ा, कमरे में तनाव को नोटिस करते हुए। महत्वपूर्ण यह है कि प्रिया ठीक है और खुश है। अगले दिन रमेश के लिए बेचैन थे। हर बार जब उसका फोन बजता, वह उम्मीद करता कि यह प्रिया हो, किसी प्रकार के खुलासे के साथ। आदित्य अपनी ओर से अपने काम में और भी अधिक डूब गया, जैसे वह अपने खुद के विचारों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा हो। यह एक सप्ताह बाद था जब वह कॉल आई, जो सब कुछ बदल देगी। रमेश दुकान बंद कर रहा था जब उसका फोन बजा। ये प्रिया थी। पापा, उसने कहा। उसकी आवाज घबराहट और उत्साह का मिश्रण थी। मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, यह महत्वपूर्ण है। रमेश ने महसूस किया कि उसका दिल तेज धड़कने लगा। बिल्कुल, मेरी बच्ची, क्या हुआ? फोन के दूसरी ओर एक पल का मौन था। अंत में रिया बोली, पापा, मैंने यहां किसी को जाना है, कोई विशेष। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जो आने वाला था उसके लिए खुद को तैयार करते हुए। कोई विशेष? उसने धीरे से दोहराया। हां, प्रिया ने जारी रखा। उसकी आवाज अब आत्मविश्वास प्राप्त कर रही थी। उसका नाम विकास है। वह यहां केंद्र में एक थेरेपिस्ट है। पापा, वह मुझे ऐसे समझता है जैसे किसी ने कभी नहीं समझा। वह मुझे पूरा महसूस कराता है। रमेश चुपचाप सुनता रहा जब उसकी बेटी ने उसे विकास के बारे में बताया कि वे कैसे मिले, कैसे उनकी दोस्ती कुछ गहरे में बदल गई। वह प्रिया की आवाज में खुशी सुन सकता था, ऐसी खुशी जो उसने बहुत लंबे समय से नहीं सुनी थी। यह अद्भुत लगता है मेरी बच्ची, रमेश ने अंततः कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने के लिए संघर्ष करते हुए। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। धन्यवाद पापा, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज में राहत स्पष्ट थी। एक और बात है। रमेश ने महसूस किया कि उसके पेट में एक गांठ बन रही है। क्या है प्रिया? प्रिया ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, विकास और हम मेरा इलाज खत्म होने के बाद साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं। उसके पास शहर में एक नौकरी का प्रस्ताव है और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हूं। रमेश ने महसूस किया जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई हो। उसकी बेटी, उसकी छोटी प्रिया न केवल प्यार में पड़ गई थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन की योजना बना रही थी जिसे वह जानता भी नहीं था। यह बड़ी खबर है प्रिया, रमेश ने कहने में कामयाबी पाई। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, सच में। कुछ और शब्दों के आदान प्रदान और जल्द ही बात करने के वादों के बाद रमेश ने फोन रख दिया। वह वहीं खड़ा रहा, अपनी अंधेरी दुकान के बीच में, महसूस करते हुए कि दुनिया अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई है। कांपते हाथों से उसने आदित्य का नंबर डायल किया। जब उसके दोस्त ने जवाब दिया, रमेश केवल इतना ही कह सका, हमें बात करने की जरूरत है। यह रिया के बारे में है। जो रमेश नहीं जानता था वह यह था कि यह खुलासा उन घटनाओं की श्रृंखला की शुरुआत मात्र थी जो परिवार के बंधनों, प्यार और वफादारी को ऐसे तरीकों से परखेंगी जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रिया का विकास के साथ लौटना भावनाओं के तूफान और लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करेगा, जो उस सबको खतरे में डाल देंगे जो उन्होंने बनाया था। प्रिया के खुलासे के बाद के दिन सभी शामिल लोगों के लिए भावनाओं का भंवर थे। रमेश विरोधाभासी भावनाओं से जूझ रहा था। अपनी बेटी की खुशी पर आनंद, इस नए रिश्ते के बारे में चिंता,
और एक गहरी हानि की भावना यह एहसास करते हुए कि उसकी छोटी वास्तव में बड़ी हो गई थी। आदित्य अपनी ओर एक उदास मौन में डूब गया। हालांकि वह प्रिया के लिए समर्थन और खुशी का दिखावा करने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें एक अनकहे प्यार की पीड़ा को प्रकट कर रही थीं। श्रीमती शर्मा हमेशा की तरह विवेक की आवाज सभी को एकजुट रखने की कोशिश कर रही थी, उन्हें याद दिला रही थी कि प्रिया का उनके लिए प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि किसी और को शामिल करने के लिए बढ़ गया था। आखिरकार प्रिया के लौटने का दिन आ गया। रमेश, आदित्य और श्रीमती शर्मा हवाई अड्डे पर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हर एक अपनी अपेक्षाओं और डर से जूझ रहा था। जब प्रिया आगमन द्वार से दिखाई दी, उसमें परिवर्तन स्पष्ट था। वह न केवल शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ और मजबूत दिख रही थी, बल्कि एक आत्मविश्वास और शांति का प्रसार कर रही थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बगल में एक लंबा और सौम्य दिखने वाला आदमी एल रहा था, जिसे रमेश ने अनुमान लगाया कि विकास होगा। पापा, प्रिया चिल्लाई, अब बिना छड़ी के दौड़ते हुए रमेश को गले लगाने के लिए। मैंने आप सभी को बहुत याद किया। भावनात्मक पुनर्मिलन के बाद जो आलिंगन और खुशी के आंसुओं से भरा था, प्रिया ने औपचारिक रूप से विकास का परिचय कराया। परिवार, उसने कहा, यह विकास है। विकास, यह मेरा परिवार है। मेरे पिता रमेश, मेरी दत्तक दादी श्रीमती शर्मा और आदित्य मेरा सबसे अच्छा दोस्त। विकास ने सभी को वास्तविक गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया, जो रमेश की प्रारंभिक आरक्षण के बावजूद उसे पसंद न आ सका। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई, विकास ने कहा। प्रिया ने मुझे आप सभी के बारे में इतना बताया है कि मुझे लगता है जैसे मैं आपको पहले से ही जानता हूं। अगले दिन समायोजन के थे। प्रिया और विकास अस्थायी रूप से रमेश के घर में रुके, जबकि वे अपनी जगह की तलाश कर रहे थे। परिवार की गतिशीलता विकास की उपस्थिति के साथ सूक्ष्म रूप से बदल गई और सभी इस नई व्यवस्था में अपना स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एक रात जब प्रिया और विकास रात के खाने पर बाहर गए थे, रमेश ने खुद को अपने घर की छत पर आदित्य के साथ अकेले पाया। तुम वास्तव में कैसे हो? रमेश ने अपने दोस्त से पूछा, उसकी आंखों में उदासी देखते हुए। आदित्य ने गहरी सांस ली। ईमानदारी से, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन मैं उसके लिए भी खुश हूं। यह जटिल है। रमेश ने समझदारी से सिर हिलाया। मैं जानता हूं, मेरा एक हिस्सा विकास से नफरत करना चाहता है क्योंकि वह मेरी बच्ची को ले जा रहा है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। वह एक अच्छा आदमी है और वह प्रिया को खुश करता है। यही समस्या है, आदित्य ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा। किसी ऐसे व्यक्ति से नफरत करना मुश्किल है जो स्पष्ट रूप से प्रिया से उतना ही प्यार करता है जितना हम करते हैं। इस बीच शहर के दूसरे हिस्से में प्रिया और विकास अपनी महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे थे। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम यह करना चाहती हो? विकास ने पूछा, रेस्तरां की मेज पर प्रिया का हाथ पकड़ते हुए। प्रिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं निश्चित हूं। वे इतने लंबे समय से मेरा परिवार, मेरा सहारा रहे हैं। वे सच जानने के हकदार हैं। अगले दिन प्रिया ने सभी को रमेश के लिविंग रूम में इकट्ठा किया। हवा में एक स्पष्ट तनाव था, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि यह परिवार की बैठक क्या खबर लाएगी। परिवार, प्रिया ने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। कुछ ऐसा है जो मुझे आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसा जो मुझे बहुत पहले साझा करना चाहिए था। सभी ने सांस रोक ली, सबसे बुरे की उम्मीद करते हुए। मैं गर्भवती हूं, प्रिया ने कह दिया। 3 महीने की। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रियाओं की ककोफनी में फट पड़े। रमेश हक्का बक्का रह गया, खबर को समझने में असमर्थ। आदित्य स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया, जबकि श्रीमती शर्मा ने खुशी की चीख मारी। लेकिन कैसे? रमेश ने शुरू किया। उसका दिमाग चकरा रहा था। क्या यह तुम्हारी स्थिति के साथ सुरक्षित है? यह पूरी तरह से सुरक्षित है, विकास ने आश्वासन दिया, प्रिया का हाथ पकड़ते हुए। हम शुरू से ही गर्भावस्था की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। प्रिया और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। प्रिया ने शर्मिंदगी से नीचे देखा। मुझे डर था कि मैं आपको निराश करूंगी, कि आप सोचेंगे कि मैं गलती कर रही हूं। मुझे समय की जरूरत थी, पहले खुद इसे समझने के लिए।
रमेश धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और अपनी बेटी के पास गया। एक पल के लिए सभी ने सांस रोक ली, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए। फिर अपने सहित सभी को आश्चर्यचकित करते हुए रमेश ने प्रिया को एक मजबूत आलिंगन में ले लिया। मेरी बच्ची, उसने भरी हुई आवाज में कहा, तुम कभी मुझे निराश नहीं कर सकती। मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूं। आंसू स्वतंत्र रूप से बहने लगे जब एक एक करके सभी आलिंगन में शामिल हो गए। यहां तक कि आदित्य भी अपनी प्रारंभिक पीड़ा को दूर करते हुए पास आया और जोड़े को बधाई दी। तुम एक अद्भुत मां बनोगी, उसने कहा। उसकी आवाज वास्तविक भावना से भरी थी, उसकी आंखों में दर्द के बावजूद। श्रीमती शर्मा हमेशा की तरह तर्क और उत्सव की आवाज घोषणा की कि इसके लिए एक जश्न की आवश्यकता है। मैं परदादी बनने वाली हूं, उन्होंने खुशी से कहा। इसके लिए एक दावत की जरूरत है। अगले महीने तैयारियों के भंवर थे। प्रिया और विकास ने रमेश के घर के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट ढूंढ लिया। आदित्य अपने चरित्र की अद्भुत ताकत का प्रदर्शन करते हुए गर्भावस्था के दौरान प्रिया का प्राथमिक चिकित्सक बनने की पेशकश की। रमेश अपनी ओर से अपनी नई भूमिका में डूब गया, दादा बनने की एक उत्साह के साथ जो सभी को, यहां तक कि खुद उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया। वह अपनी दुकान में घंटों बिताता, प्रिया के लिए सबसे अच्छे उत्पादों का चयन करते हुए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास एक पूरी तरह से संतुलित आहार हो। उसने अपने घर में एक कमरे को नर्सरी में बदलना भी शुरू कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि बच्चे को दादा के यहां रुकने के लिए एक जगह की जरूरत होगी। जैसे जैसे प्रिया का पेट बढ़ता गया, वैसे वैसे इस अजीब परिवार का प्यार और एकता भी बढ़ती गई। विकास एक अजनबी होने के बजाय परिवार की गतिशीलता में पूरी तरह से एकीकृत हो गया। उसकी दयालुता और प्रिया के प्रति समर्पण ने शुरू में संदेहशील रमेश का दिल भी जीत लिया। एक दोपहर जब प्रिया आराम कर रही थी, रमेश और विकास खुद को नर्सरी पर साथ काम करते हुए पाया। तुम जानते हो, रमेश ने शुरू किया जब वह एक दीवार को हल्के पीले रंग से पेंट कर रहा था, जब प्रिया ने पहली बार हमें तुम्हारे बारे में बताया, मैं आतंकित था। विकास, जो एक पालना इकट्ठा कर रहा था, ने आश्चर्य से ऊपर देखा। सच में? मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया होता। रमेश मुस्कुराया। मैं अपनी भावनाओं को छिपाने में अच्छा हूं, लेकिन हां, मैं डरा हुआ था। मैंने सोचा कि तुम मेरी बच्ची को दूर ले जाने आए हो। और अब? विकास ने पूछा, वाक्य को अधूरा छोड़ते हुए। और अब? रमेश ने जारी रखा, तुमने हमारे परिवार में और अधिक प्यार लाया है। तुम मेरी बेटी को खुश करते हो, विकास, और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। दोनों पुरुषों ने आपसी समझ की एक नजर साझा की। उनके बीच का बंधन और मजबूत हो गया। इस बीच आदित्य अपने खुद के राक्षसों से जूझ रहा था। प्रिया को किसी और के साथ खुश देखना दर्दनाक था, लेकिन वास्तविक चुनौती तब आई जब वह अस्पताल में एक नर्स अंजलि के प्रति भावनाएं विकसित करने लगा। वह अपराध बोध महसूस कर रहा था, जैसे वह प्रिया के प्रति अपनी भावनाओं को धोखा दे रहा हो। यह श्रीमती शर्मा थीं, जिन्होंने अंततः उसे इस भावनात्मक संकट से उबरने में मदद की। एक दोपहर जब वे अपने बगीचे में चाय पी रहे थे, बुद्धिमान बुजुर्ग महिला ने कहा, आदित्य, मेरे प्यारे, दिल में प्यार करने की अनंत क्षमता होती है। किसी नए व्यक्ति से प्यार करना उस प्यार को कम नहीं करता जो तुमने महसूस किया या प्रिया के लिए महसूस करते हो। इसका मतलब केवल यह है कि तुम्हारा दिल ठीक हो रहा है, बढ़ रहा है। ये शब्द आदित्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट थे। धीरे धीरे उसने खुद को अंजलि के प्रति अपनी भावनाओं का पता लगाने की अनुमति दी, एक नई खुशी की खोज करते हुए जो उसे संभव नहीं लगती थी। बड़ा दिन एक गर्म वसंत की सुबह आया। प्रिया के प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और पूरा परिवार अस्पताल की ओर भाग गया। घंटे चिंता और उत्साह के मिश्रण में बीते। रमेश प्रतीक्षा कक्ष में आगे पीछे चल रहा था, जबकि श्रीमती शर्मा चुपचाप प्रार्थना कर रही थीं और आदित्य लगातार प्रसव की प्रगति पर नजर रख रहा था। अंत में, जो एक अनंत काल लगा, उसके बाद एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ मिनट बाद विकास प्रसव कक्ष से बाहर आया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यह एक लड़की है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज भावना से भरी थी। प्रिया और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक हैं। कमरे में जो खुशी फैली वह अवर्णनीय थी।
आलिंगन, आंसू और बधाइयां एक शुद्ध खुशी के विस्फोट में मिल गईं। जब वे आखिरकार प्रिया और नवजात को देखने के लिए अंदर जा सके तो जो दृश्य उन्होंने पाया उसने उनके दिल पिघला दिए। प्रिया, हालांकि थकी हुई, एक शांत खुशी का विकिरण कर रही थी जब उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में पकड़ा। परिवार, उसने धीरे से कहा, मैं आपको आरती रमेश से मिलवाती हूं। श्रीमती शर्मा ने नाम सुनकर एक सिसकी रोक ली और रमेश ने महसूस किया कि उसका दिल गर्व और प्यार से फूल रहा है। वह परफेक्ट है, रमेश ने फुसफुसाया, अपनी पोती के छोटे से हाथ को छूते हुए। वह है, प्रिया ने सहमति जताई, अपने आसपास प्यार करने वाले लोगों को देखते हुए। और उसक पास सबसे अच्छा परिवार है जो किसी बच्ची को मिल सकता है। उस क्षण में अपनी बेटी को अपनी पोती को पकड़े हुए देखते हुए उन लोगों से घिरा हुआ जो चुनाव से उसका परिवार बन गए थे, रमेश ने पूर्णता की एक गहरी भावना महसूस की। यात्रा लंबी और अक्सर कठिन रही थी, चुनौतियों और संदेह के क्षणों से भरी, लेकिन हर कदम, हर बाधा को पार करना उन्हें इस सही क्षण तक ले आया था। उसे वह दिन याद आया, वर्षों पहले, जब उसने एक रेस्तरां में एक अनजान बुजुर्ग महिला की मदद की थी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि दया का वह सरल कार्य ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को जन्म देगा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। जैसे वह पहली बार छोटी आरती को अपनी बाहों में लेता है, रमेश को पूरा यकीन हो जाता है कि सब कुछ इसके लायक था। संघर्ष, आंसू, निराशा के पल, यह सब इस शुद्ध आनंद के क्षण का हिस्सा था। और इस प्रकार उस अस्पताल के कमरे में प्यार और नए शुरुआत से घिरे हुए रमेश, प्रिया, विकास, आदित्य और श्रीमती शर्मा, यह परिवार जो रक्त से नहीं बल्कि प्यार और परिस्थितियों से बना था, खुद को एक उज्जवल और संभावनाओं से भरे भविष्य की ओर देखते हुए पाया। छोटी आरती रमेश अपने आगमन के साथ उन बंधनों को मुहर लगा दी थी जो उन्हें एकजुट करते थे, उन्हें याद दिलाते हुए कि प्यार अपने सभी रूपों में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है और कि कभी कभी सबसे मजबूत परिवार वे होते हैं जिन्हें हम बनाने का चुनाव करते हैं। जैसे जैसे सूरज शहर पर डूबता था, अस्पताल के कमरे को एक सुनहरी गर्म चमक में नहलाता हुआ सभी ने एक मौन समझ की नजर साझा की। उन्होंने साथ में तूफानों का सामना किया था, एक इकाई के रूप में हंसे, रोए और बढ़े थे, और अब इस नए जीवन के साथ अपने हाथों में वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे जो भविष्य ला सकता था। क्योंकि अंत में यही परिवार होने का मतलब है, अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे के लिए वहां होना, एक ऐसे प्यार से जुड़े रहना जो रक्त और समय से परे है। और इस प्रकार छोटी आरती को अपने नए केंद्र के रूप में लेकर इस असाधारण परिवार ने अपनी कहानी के अगले अध्याय की शुरुआत की, यह जानते हुए कि जो कुछ भी हो उनके पास हमेशा एक दूसरे का साथ रहेगा। जैसे जैसे महीने बीतते गए, नए माता पिता प्रिया और विकास अपने नए जीवन में समायोजित हो रहे थे। रमेश, जो अब एक गर्वित दादा था, हर मौके पर आरती की देखभाल करने के लिए तत्पर रहता था। श्रीमती शर्मा अपनी परदादी की भूमिका में पूरी तरह से ऊब गई थीं, आरती को पुरानी कहानियां सुनाते हुए और उसे अपने पसंदीदा व्यंजन बनाना सिखाते हुए। आदित्य, हालांकि अभी भी कभी कभी अतीत की याद आती थी, अपने नए रिश्ते में खुश था। अंजलि ने उसके जीवन में एक नया प्रकाश लाया था और वह धीरे धीरे आरती के जीवन में एक प्यारे चाचा की भूमिका निभा रहा था। एक शाम जब परिवार श्रीमती शर्मा के घर पर एक साप्ताहिक डिनर के लिए इकट्ठा हुआ, प्रिया ने एक घोषणा की, मुझे एक डॉक्टर बनने का पना सपना पूरा करने का फैसला किया है, उसने कहा, उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता के साथ। मैं मेडिकल स्कूल में वापस जाने की योजना बना रही हूं। कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सभी ने उत्साह से अपना समर्थन व्यक्त किया। यह शानदार है मेरी बच्ची, रमेश ने कहा, गर्व से चमकते हुए। विकास ने अपनी पत्नी का हाथ दबाया। मैं जानता था कि तुम इसे करोगी, मैं हर कदम पर तुम्हारा समर्थन करूंगा। आदित्य मुस्कुराया, तुम एक अद्भुत डॉक्टर बनोगी प्रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। श्रीमती शर्मा ने अपनी आंखें पोंछीं। ओह मेरी प्यारी, तुम हमें हर दिन गर्व महसूस कराती हो। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, रमेश ने एक पल के लिए रुककर इस दृश्य को देखा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका जीवन इस तरह मोड़ लेगा।
एक समय था जब वह सोचता था कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब उसके पास पहले से कहीं ज्यादा था। एक बढ़ता हुआ परिवार, एक सफल व्यवसाय और एक भविष्य जो उज्जवल से भी अधिक लग रहा था। उस रात जब सब चले गए और केवल रमेश और श्रीमती शर्मा बचे, दोनों बुजुर्ग बालकनी पर बैठे, शहर की रोशनियों को देखते हुए। कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सब वास्तविक है, रमेश ने स्वीकार किया, कि मैं इतना भाग्यशाली हूं। श्रीमती शर्मा ने उसका हाथ दबाया। यह भाग्य नहीं है मेरे प्यारे, यह प्यार है। वह प्यार जो तुमने दिया और वह प्यार जो तुमने स्वीकार किया, तुमने इसे कमाया है। रमेश मुस्कुराया, उसकी आंखें नम हो गईं। धन्यवाद, उसने कहा, न केवल इन शब्दों के लिए बल्कि सब कुछ के लिए। आप इस परिवार का दिल हैं। श्रीमती शर्मा ने प्यार से हंसते हुए कहा, और तुम इसकी आत्मा हो। जैसे वे वहां बैठे थे रात की हवा में, रमेश ने महसूस किया कि उसने अंततः वह पाया था जिसकी उसने हमेशा तलाश की थी। एक घर, एक परिवार, एक जगह जहां वह वास्तव में संबंधित था। उसका जीवन परफेक्ट नहीं था, कोई जीवन नहीं होता, लेकिन यह भरा हुआ था, यह सार्थक था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह प्यार से भरा था। और जैसे वह अपने भविष्य के बारे में सोचता था, प्रिया के डॉक्टर बनने, आरती के बड़े होने, परिवार की ओर बढ़ने की संभावना, रमेश ने महसूस किया कि वह वास्तव में धन्य था, क्योंकि उसने न केवल एक परिवार पाया था, बल्कि एक घर भी, न केवल एक भौतिक स्थान, बल्कि एक भावनात्मक आश्रय, जहां वह हमेशा स्वीकृत, समझा और प्यार किया जाता था। और इस ज्ञान के साथ रमेश ने अपने भविष्य का सामना किया। जो कुछ भी आए, उसका सामना करने के लिए तैयार, क्योंकि वह जानता था कि वह अकेला नहीं था। उसके पास एक परिवार था, एक परिवार जिसे उसने चुना था और जिसने उसे चुना था।